Hello everyone. Today we are going to talk about plant growth regulators with a special emphasis on plant hormones. ये MSc सेकेंड सेमेस्टर के प्लांट फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री पेपर के यूनिट सेकेंड और थर्ड का पार्ट है, जिसमें आपको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में पढ़ना है और कुछ हार्मोन्स है जिनके बारे में ये आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप उसको पढ़ोगे। जो हार्मोन्स आपको पढ़ने हैं वो है ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन और एब्सिसिक एसिड एज अ ग्रोथ रिटार्डेंट हम उसको पढ़ेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड जो नोट्स होंगे वो मैंने ऑलरेडी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर लिया है, तो आप उसको वहां से देख लेना। तो एक जस्ट क्विक इंट्रोडक्शन अबाउट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एज यू कैन सी that growth is the irreversible changes in mass, that is increase in size, volume और weight of any plant body। ठीक है, अब देखो ये क्वांटिटेटिव इंक्रीज होता है, ओवरऑल प्लांट का साइज का ही डेवलपमेंट होगा। जैसे कि जो सेल डिवीजन हुआ, सेल डिवीजन से क्या हुआ कि फिर सेल की मासेस जो है, सेल का इनलार्जमेंट होता गया। तो दिस इज क्वांटिटेटिव। ठीक है, ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव कंसेप्ट व्हाइल डेवलपमेंट इज अ क्वालिटेटिव कंसेप्ट। जैसे आप समझो कि प्लांट में स्टेम का डेवलपमेंट, रूट का डेवलपमेंट, ये ओवरऑल मतलब उसके लाइफ लॉन्ग प्रोसेस उसका है। बट आप देखो डेवलपमेंट ऑफ सीड, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ सीड, सीड जो होता है वो प्लांट के स्टेज पे ही प्रोड्यूस होता है। जैसे कि आप देखो यहाँ लिखा हुआ है, ग्रोथ इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, growth is a continuous process and it vary from phase to phase। ठीक है, जैसे देखो आप यहाँ पे एग्जांपल देखो ग्रोथ का, सेल डिवीजन, और डेवलपमेंट का प्रोसेस देखो तो सीड और डेवलपमेंट ऑफ सीडलिंग, देन वेजिटेटिव मैच्योरेशन, फ्लावरिंग, these are the definition and explanation of development। ठीक है, so just remember one line that growth is a qualitative concept, सॉरी ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव कंसेप्ट, जहां पे क्वांटिफाई कर सकते हैं इसको हम, वाइल डेवलपमेंट इज अ क्वालिटेटिव कंसेप्ट। ठीक है, ये प्लांट की क्वालिटी में एनहांसमेंट होता है। ठीक है, और इसको अब देखो, जो प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट को इम्पैक्ट जो करने वाले जो फीचर्स हैं वो कई सारे हैं। ठीक है, जो फैक्टर्स हैं उनको मेजरली हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर्स में आप देखो कि पूरा एनवायरमेंट, ठीक है, क्लाइमेट, एयर, प्रेसिपिटेशन, टेम्परेचर, ये सब फैक्टर्स आते हैं। लेकिन अब इंटरनल फैक्टर की बात करो तो दो जो मेजर इंटरनल फैक्टर है वो है, पहला न्यूट्रिशनल फैक्टर और दूसरा जिसको यहाँ पे केमिकल मैसेंजर लिखा हुआ है। ठीक है, उनको हम ब्रॉडली क्लासिफाई कर सकते हैं हॉर्मोन्स या विटामिन्स में। ठीक है, तो न्यूट्रिशनल फैक्टर एज यू ऑल नो, जितने भी प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, स्पेशली जो माइक्रो और मेजर न्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे आयरन है, कोबाल्ट है, निकेल है, कॉपर है, जिंक है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, ठीक है, मोलिब्डेनम है, ये सारे न्यूट्रिशनल फैक्टर में आएंगे। इंटरनल फैक्टर के न्यूट्रिशनल फैक्टर में डिफरेंट जो न्यूट्रिएंट्स है वो आते हैं, लेकिन जो केमिकल मैसेंजर है इनको देखिए यहाँ पे हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, हार्मोन्स और वाइटामिन। तो अगर आपसे सबसे पहले हार्मोन्स के बारे में एग्जामिनेशन पूछा जाता है तो आप स्टार्ट कहाँ से करोगे कि प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स आर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ टू सेट ऑफ इंटरनल फैक्टर, वन इज न्यूट्रिशनल एंड अनदर वन इज हार्मोन्स। फिर आप वहां से स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, अब देखो इंटरनल फैक्टर्स की बात की गई है। इंटरनल फैक्टर्स में जो दूसरे केमिकल मैसेंजर्स हैं उनको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, प्लांट हार्मोन्स और प्लांट और जो विटामिन। ठीक है, अब जो मेजर डिफरेंस देखो, द साइट ऑफ सिंथेसिस इज डिफरेंट फ्रॉम द साइट ऑफ एक्शन। यानी ये सिंथेसाइज कहीं और होते हैं, फिर इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है और वहां जाके वो एक्ट करते हैं, जबकि विटामिन जहां बनते हैं उसको वहीं यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये देखो प्लांट हार्मोन्स आर फिजियोलॉजिकली एक्टिव, यानी कि वो एक्टिव फॉर्म में होती है, प्लांट उनको डायरेक्ट लेता है और जो पूरा पाथवे होता है वो रन करता है। लेकिन वाइटामिन के केस में क्या होता है कि वो फिजियोलॉजिकली खुद से एक्टिव नहीं होते, उनको एक्टिवेट करने के लिए वो या तो एज अ को फैक्टर वर्क करते हैं एंजाइम के एक्टिवेशन में, या फिर वो को फैक्टर के साथ खुद एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, दिस इज नॉट मच ऑफ योर इंपॉर्टेंट, जस्ट रिमेंबर वन लाइन दैट हॉर्मोन्स, for hormones the site of synthesis as well as site of action, they both are same, while in case of vitamins the vitamins जहां पे बनते हैं वो वहीं यूज हो जाते हैं बिना किसी ट्रांसपोर्टेशन के। ठीक है, नाउ डायरेक्टली कम टू नाउ वी आर डायरेक्टली कमिंग टू हार्मोन्स।
हार्मोन्स जो है ये एक इंट्रोडक्टरी स्लाइड है, जो हार्मोआ वर्ड है उससे लिया गया, इसको बेली स्टार्लिंग ने 1902 में दिया था, और सबसे पहले थीमैन ने सजेस्ट किया कि इसके लिए आप हार्मोन्स या फाइटो हार्मोन्स वर्ड यूज करिए। ठीक है, अब डिफिनीशन देखो क्या है फाइटो हार्मोन्स का, आप इससे डायरेक्टली ले सकते हो। दे आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड नेचुरली बाय द प्लांट in minimum or low concentration, and they act as a regulator of plant development। जब आप not only development, both growth and development, जब आप कहते हो regulator, it means they can act positively as well as negatively। they can either increase the growth and development, जैसा कि हम जनरली देखेंगे ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिबरेलिन के केस में, जबकि जो ग्रोथ रिटार्डेंट होते हैं लाइक एब्सिसिक एसिड, दे कैन डिक्रीज द रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो फॉर यू डेफिनेशन कुछ ऐसा होगा, फाइटोहार्मोन्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस व्हिच आर प्रोड्यूस्ड नेचुरली इन द प्लांट इन लो कंसंट्रेशन एंड रेगुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। ठीक है, इनको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे ग्रोथ हार्मोन्स, ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंसेस, ग्रोथ रेगुलेटर। ठीक है, आप बस इतना याद रखो कि इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट और कॉमन नेम है वो है फाइटोहार्मोन्स। ठीक है, अब देखो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की बात की गई है, सेम हार्मोन्स के बारे में इंट्रोडक्टरी स्लाइड ये भी है, तो इसको आप देख लो, कुछ यहाँ पे हार्मोन्स के नाम दिए हुए हैं कि हार्मोन्स देखो आप यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, IAA इंडोल एसिटिक एसिड, ये एक ऑक्सीन है, ये नेचुरली भी सिंथेसाइज होता है प्लांट में, और इसको हम आर्टिफिशियली भी सिंथेसाइज करते हैं, जबकि दूसरा इंडोल ब्यूटारिक एसिड वो हमेशा सिंथेटिक होता है, ये नेचुरली नहीं पाया जाता। तो इसका मतलब कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर दे कैन either be naturally produced or we can also produce them synthetically। ठीक है, देखो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन द प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स या जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, दे कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू नेचुरल हार्मोन्स जो कि नेचुरली बनते हैं, सिंथेटिक विच वी कैन सिंथेसाइज इन आवर लैब, और इनको इंडोजिनस हार्मोन्स कहते हैं नेचुरल को, क्योंकि ऑलरेडी वो नेचुरली प्लांट के अंदर बनता है, जबकि जो एक्सोजिनस जो सिंथेटिक हार्मोन्स है उसको हम एक्सोजिनस बोलते हैं, क्योंकि इसकी सिंथेसिस प्लांट में नहीं हो रही है। और तीसरा है पोस्टुलेटेड हार्मोन्स। ठीक है, वो जो इसका डिफिनेशन आप देखो कुछ ऐसा है कि दे आर प्रोड्यूस्ड स्पॉन्टेनियसली इन द प्लांट बॉडी, बट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ देम इज नॉट क्लियरली डिस्कवर्ड। इसका एक एग्जांपल है फ्लोरिजेन एंड वर्नेलिन। ये वर्नेलिन जो है एक प्रोसेस है वर्नलाइजेशन, वर्नलाइजेशन को आप डिफाइन करते हो, लो ट्रीटमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्ली फ्लावरिंग इज नोन एज, द प्रोसेस इज नोन एज वर्नलाइजेशन। इसमें कहा जाता है कि हाइपोथेटिकल हार्मोन जो यूज होता है, जो प्लांट जिसको यूज करता है वो है वर्नलिन। तो दे आर पोस्टुलेटेड हार्मोन, मतलब वी हैव पोस्टुलेटेड दैट yes they might happen in plants, but we don't have a exact idea, we don't have this exact structures and function of those hormones। ठीक है, एंड वो तो पहला था ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन ओरिजिन। दूसरा क्लासिफिकेशन है इट्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फंक्शन, यानी कि वो कैसा काम कर रहा है, ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स एंड ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन्स। जैसे कि मैंने आपसे कहा था ग्रोथ रिटार्डेंट, तो ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स के एग्जांपल्स आप देखो, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, और जो ग्रोथ रिटार्डिंग हार्मोन्स हैं उनके आप एग्जांपल देखो, ABA दिस इज एब्सिसिक एसिड, एंड दूसरा एथाइलिन। एथाइलिन को आपने पढ़ा होगा, एथाइलिन इज अ गैसियस हार्मोन, ओनली हार्मोन which is gaseous, and the hormones is very important and play a role in ripening of food। ये मैंने आपको क्लास में जब पढ़ाया था अबाउट बायोटेक्नोलॉजी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कैसे जो इथाइलिन का पाथवे है, इसमें जो इथाइलिन क्या करता है कि जो वॉल सॉफ्टनिंग राइपनिंग एंजाइम्स होते हैं जैसे पॉलीगैलेक्टोयूरेनोज, उनका प्रोडक्शन करता है। तो जिन लोगों ने क्लास किया था वो उन्हें याद होगा कि कैसे हम एंटी सेंस आरएनए यूज करके मेथा जो पॉलीगैलेक्टोयूरेनोज है उसके सिंथेसिस को ब्लॉक कर देते हैं, और फूड की जो सेल्फ लाइफ है उसको हम एनहांस कर देते हैं। इसका एग्जांपल है आपका जो फ्लेवर सावर टोमेटो। तो यहाँ पे आप बस याद रखो कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन plant growth hormones can be classified into three: endogenous, exogenous, and postulated. While on the basis of nature or function, these plant hormones can be categorized into two: growth promoters and growth retardants. They positively impact the growth and development, while these growth inhibiting hormones, abscisic acid and ethylene, they act as growth retardants। मतलब ये प्लांट को पॉजिटिवली सपोर्ट करते हैं,
जबकि ये हार्मोन्स जो हैं वो नेगेटिव इम्पैक्ट इन पे, प्लांट पे इनका होता है। देखो ये एक जस्ट इंट्रोडक्शन था। अब हम डायरेक्ट हार्मोन्स पे आते हैं। तो जो पहला हार्मोन्स है वो है ऑक्सीन। ठीक है, ऑक्सीन आपका कहाँ पे आएगा? ऑक्सीन इज योर, इन दोनों में आप सोचो किस कैटेगरी में आना चाहिए, प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स और रिटार्डेंट्स। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ ऐसे थे। तो ऑक्सीन्स आर एग्जांपल ऑफ ग्रोथ प्रमोटर। ठीक है, ये प्लांट ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। और ऑक्सीन जो वर्ड डिराइव किया गया है वो ग्रीक वर्ड है ऑक्सीन, उसका मतलब होता है टू ग्रो और इंक्रीज। तो ये एक इंट्रोडक्टरी स्लाइड है, आप जो पढ़ रहे हो डायरेक्ट उसका वही मीनिंग है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। तो आई एम जस्ट लिविंग इट टू यू, आप इसको देख लेना। उसके बाद देखो डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीन, ये एप्सी वेंट का एक्सपेरिमेंट है और ये एवेना सटाइवा के कैलोप्टाइल का एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट से ये पता लगाएगा। ठीक है, ये इसमें देखो आप एवेना सटाइवा पे डार्विन का जो एक्सपेरिमेंट है, एप्सी वेंट ने भी डिस्कवर किया था इसको। देखो कंट्रोल केस में क्या हो रहा है कि लाइट जिधर से आ रही है उधर झुक जा रहा है। ठीक है, हमने क्या किया कि टिप को रिमूव कर दिया। अब ये देखो लाइट की तरफ बेंट नहीं हो रहा है। फिर हमने क्या किया कि टिप को एक ऐसे चीज से कवर कर दिया जो ओपेक है लाइट के लिए, जिसके यानी इसको लाइट जिसमें पास ना हो पाए। तो हम देख रहे हैं कि ये फिर से इंक्लाइन नहीं हो रहा है, स्ट्रेट ही ग्रो कर रहा है। फिर हमने क्या किया कि टिप को हमने ट्रांसपेरेंट चीज से जिसपे लाइट मिल सके उससे कवर किया। ठीक है, तो आप देखो मूवमेंट स्टार्ट हो गया। फिर इसमें हमने क्या किया कि बेस को ओपेक से किया तो भी कोई इंपैक्ट नहीं आया, फिर जैसे मूव किया। फिर हमने क्या किया कि एक जिलेटिन मास, इसको जैसे ये पूरा है इसको हमने बीच से कट किया और एक जिलेटिन का मास ऐड कर दिया, फिर मूवमेंट हुआ। फिर हमने लास्ट में क्या किया कि कट करके माइका को यूज किया और किया। तो देखो ओवरऑल जो पूरा ये चीज, पूरा ये जो फिगर ये क्या इंडिकेट करता है कि कुछ ऐसी चीज इसके टिप पे ग्रो करती है जो कि लाइट की तरफ झुक जाती है। ठीक है, देखो टिप वो चीज, और वो चीज हमेशा टिप पे ग्रो कर रही है, क्योंकि अगर वो टिप पे ग्रो नहीं करती तो ये टिप हमने जो काट दिया उससे कुछ इंपैक्ट नहीं होना चाहिए। या तो इसको देखो जब हमने बेस पे कवर कर दिया तो उस पर कोई इंपैक्ट नहीं आना चाहिए। और दूसरा इसमें जो हमको जो पता चलता है वो ये कि लाइट जरूरी है इस टिप पे पाए जाने वाले सब्सटेंस के सिंथेसिस के लिए, क्योंकि उसको अगर लाइट नहीं मिल रहा है तो उसका फॉर्मेशन नहीं हो रहा है और उसमें वो नीचे नहीं झुक रहा है। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया था कि लाइट नहीं जाने दिया था तो नहीं झुका, लेकिन जब लाइट जाने दिया तो वो झुकने लगा। तो ओवरऑल डार्विन ने जो डार्विन का एक्सपेरिमेंट है, डार्विन जैनसन का, उन्होंने क्या बताया कि देखो प्लांट के जो कैलिप्टाइल है, जो अपर पार्ट है, उसमें एक केमिकल, एक सब्सटेंस की सिंथेसिस होती है। उस सब्सटेंस का काम क्या होता है कि वो लाइट की तरफ बेंड करता है, उसको लाइट की तरफ मूवमेंट करने के लिए। और अगर वो टिप को हम रिमूव कर देते हो तो प्लांट लाइट को लेकर रिस्पॉन्स नहीं करता है। तो दो चीजें तो उन्होंने बताई कि पहला कि एक प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस है, प्रमोटिंग सब्सटेंस है, जो उसके अपर पोर्शन पे पाया जाता है और ये हमेशा लाइट को लेकर सेंसिटिव होता है। दूसरा उन्होंने क्या बताया कि अगर लाइट नहीं मिलेगा तो ये सिंथेसिस इसकी नहीं होगी। और तीसरा जो एक्सपेरिमेंट है इसी में देखो कि जब जिलेटिन था तो प्लांट वो जो है वो मूवमेंट हो रहा था, लेकिन जाइका जब इसको हमने जब माइका से इसको हमने जब बनाया वो किया तो उसमें मूवमेंट नहीं हो रहा है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो भी वो सब्सटेंस है वो जिलेटिन मास के थ्रू तो मूव कर रहा है पर माइका के थ्रू नहीं। तो इसमें पूरे स्लाइड्स में आपको सिर्फ एक चीज समझना है कि जो ऑक्सीजन की डिस्कवरी कहाँ से स्टार्ट हुई कि डार्विन ने देखा कि एक एवेना सटाइवा का प्लांट है, वो हमेशा लाइट की तरफ मूव करता है, लेकिन जब उसके हम ऊपर वाले पार्ट को हटा देते हैं तो वो लाइट को लेके लाइट की तरफ मूवमेंट नहीं होता। या तो उसको जब हम कवर कर देते हैं किसी चीज से जिससे कि लाइट इसके ऊपर ना जाए तो मूवमेंट नहीं होता है। लेकिन इसको हम ट्रांसपेरेंट लाइट, मतलब ट्रांसपेरेंट कपड़े से इसको छिपाते हैं और लाइट को पास होने देते हैं तो मूवमेंट होता है। तो इस पूरे स्लाइड से आपको दो पॉइंट याद रखना है कि डार्विन के एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बताया कि कुछ सब्सटेंस होता है प्लांट के टिप पे जो उसके लाइट से रिलेटेड मूवमेंट को हेल्प करता है और वो हमेशा लाइट के प्रेजेंस में ही सिंथेसाइज्ड होता है। लाइट अगर नहीं होगी तो उसका सिंथेसिस नहीं होगा। इस पूरे एक्सपेरिमेंट से आपको यही समझना था। ठीक है, अब देखो ये जो पूरा वही एक्सपेरिमेंट है कैसे डिस्कवरी हुई। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि इस टिप को रिमूव किया। ठीक है, अगार के ऊपर रखा। अब वो जो ऑक्सीजन था जो इसके अंदर सपोज करो एक्स सब्सटेंस था वो अगार में डिफ्यूज हो गया, अगार के अंदर आ गया।
अब जब अगार को हम इस पे रख रहे हैं तो मूवमेंट होने लग रहा है, यानी कि जो सब्सटेंस इसमें था वो इसमें आ गया। इसको ऐसे समझो कि हमने क्या किया कि दिस इज अवर टिप, हमने यहाँ से कट कर दिया इसको। अब इसको ले जाके हमने सपोज एक अगार के ब्लॉक पे रख दिया, एक मीडियम होता है अगर, उसके ब्लॉक पे रख दिया। अब इसमें जो सब्सटेंस था वो इसके अंदर चला गया। अब इसको हम इसके ऊपर रख दें फिर भी मूवमेंट हो रहा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि इसके अपर पोर्शन में कुछ सिंथेसिस हो रहा था किसी चीज की, उसको हम बाहर से भी अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका जो फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट है वो सेम का सेम रह रहा है। ठीक है, फिर ये पूरी इसी चीज को देखो कि हमने क्या किया, ये अपर पोर्शन को यहाँ पे रिमूव कर दिया, और ये वो ऑक्सिन था। अब वो ऑक्सिन धीरे 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 अगार में आ गया। अब अगार को हमने ब्लॉक को क्या किया, इस पे रख दिया, तो फिर यहाँ पे ऑक्सीजन सिंथेसिस होने लगी और ये मूवमेंट होने लगा। ठीक है, ये सेम चीज है। ये पूरा जो मैंने आपको समझाया ये उसी का राइटअप है कि सबसे पहले ऑक्सीजन जैसा कुछ होता है, ये रिपोर्ट चार्ल्स डार्विन ने किया अपनी बुक द पावर ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स। और ये फेलेरिस कैनेरियंसिस, जिसको कैनरी ग्रास बोलते हैं, उसके कैलिप्टाइल में यूनिलैटरल राइट को लेके, ठीक है, जो मैंने आपको अभी कुछ देर पहले समझाया था। इसका कंक्लूजन समझ लेते हैं कि उस पूरे एक्सपेरिमेंट का जो कंक्लूजन था कि सम स्टिमुलस इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम अपर टू लोअर पार्ट विच इंड्यूस्ड बेंडिंग ऑफ द कैलिप्टाइल। कुछ ऐसा है जो ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर बनता है और नीचे की तरफ आता है, और वो बेंडिंग में हेल्प कर रहा है कैलिप्टाइल के। ठीक है, ये फिर वही सेम चीज है। एफसी वेंट का देखो यहाँ पे नाम, आपसे एग्जाम में 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसने डिस्कवर किया, तो इट वाज एफसी वेंट, हु डिस्कवर्ड ऑक्सिन इन द कैलिप्टाइल ऑफ अवेना सटाइवा। ठीक है, दिस इज अबाउट अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अकरेंस यूनिवर्सली हर जगह पाया जाता है ये, और ग्रोथ प्रमोटर होता है। कैसे काम करता है ये मेरिस्टेमेटिक सेल में इनलार्जमेंट कर देता है। ठीक है, और सूट एपेक्स में ज्यादा बनता है, रूट एपेक्स में कम बनता है। ठीक है, एपिकल बर्ड जो होता है वो ज्यादा ऑक्सीजन बनाता है लेटरल बर्ड से। तो ये कुछ पॉइंट्स इनको याद रखना कि हमेशा जो सूट एपेक्स होता है वो ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है रूट एपेक्स से, और जो एपिकल बर्ड होता है वो ज्यादा करता है लेटरल से। कॉमन सेंस लगाओ कि जो चीज टॉप पे है उसमें ऑक्सीजन का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है। ठीक है, और जो डेवलपिंग नया सीड है उसमें ज्यादा ऑक्सीजन होगा। ट्रांसपोर्टेशन देखो, ट्रांसपोर्टेड बेसिपेटली। ठीक है, ऊपर से बन के नीचे आता है। वो एक्सपेरिमेंट अभी मैंने आपको दिखाया था जिसमें वो अगार ब्लॉक को रख रहे थे, और यहाँ पे कुछ वेलोसिटी के बारे में दिया है कि 1 to 1.5 सेंटीमीटर पर आवर इन स्टेप एंड कैलियोप्टाइल, वाइल 0.1 to 0.2 सेंटीमीटर इन रूट। यानी कि स्टेम में जो इसका मूवमेंट है वो ज्यादा होता है, और रूट में जो इसका मूवमेंट कम होता है। जो इंपॉर्टेंट टेक अवे आपके लिए है, ऑक्सीजन सिंथेसिस कैसी होती है, इसका ट्रांसपोर्ट बेसिपेटली होता है, अपर पोर्शन में ज्यादा होता है, लोअर पोर्शन में कम होता है। टॉप से लेके बॉटम की तरफ इसका मूवमेंट होता है। स्टेम में मूवमेंट फास्ट होता है, रूट में मूवमेंट स्लो होता है। ये ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर है, इंडोल 3 एस्टिक एसिड, आप इसको ड्रॉ कर लेना। ठीक है, तो इसको आप देखो, ये ट्रिप्टोफान, ट्रिप्टोफान रिंग है। ट्रिप्टोफान इज अमाइनो एसिड। तो अगर कोई आपसे पूछे कि अमाइनो एसिड कौन सा अमाइनो एसिड जो है वो ऑक्सीजन का प्रिकर्सर है, तो आपका आंसर होगा ट्रिप्टोफान। ये स्ट्रक्चर्स के बारे में और कुछ नाम दिया हुआ है, इंडोल प्रोपियोनिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, नैप्थेलिन एस्टिक एसिड, और ये 2,4-D आप जानते होंगे जो कि हेर्बिसाइड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो भी एक ऑक्सीजन का ही इंपॉर्टेंट है। इसका जो पूरा नाम है वो 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एस्टिक एसिड। और ये 2,4,5-T ये भी एक हर्बिसाइड है, और इसका नाम है 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एस्टिक एसिड। इन दोनों को जब हम मिक्स कर देते हैं 2,4-D 2,4,5-T, इसका जो नाम है वो है एजेंट ऑरेंज। एजेंट ऑरेंज को सबसे पहले यूएसए ने जो वियतनाम वार है उसमें यूज किया था। ये स्ट्रक्चर से आप ड्रॉ कर लेना, उनके ऊपर नाम दिए हुए। ठीक है, ये आपके उत्तर काम करनी पूरी केमिस्ट्री है। आप देखो कि ये एक्टिव भी होता है, उसमें सिस फॉर्म एक्टिव है, ट्रांसफॉर्म इनएक्टिव है। ये समझना आप कि सेम हार्मोन्स एक्टिव हो सकता है, मतलब सेम ऑक्सीजन एक्टिव हो सकता है, इनएक्टिव हो सकता है। ये प्योर केमिस्ट्री है, दिस इज नॉट रिलेटेड टू यू। हाँ, इसको आप लोग अच्छे से देख लेना कि कैसे जो ऑक्सीजन है वो एक्ट करता है, कैसे उसमें सेल इनलार्जमेंट करवाता है। इसको ऐसा कॉपी कर लेना, इसको मैंने नोट्स में अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। तो देखो कि सबसे पहले आप आइए उस पर अप्लाई करोगे,
अब वो जाके अपने बाइंडिंग साइट से बाइंड कर लेगा, प्रोटॉन पंप को एक्टिवेट कर देगा, पीएच डिक्रीज कर देगा सेल वॉल का, और कुछ एंजाइम्स एक्टिवेट होंगे जिससे प्रेशर लूज हो जाए, वॉल प्रेशर डिक्रीज होगा, पानी अंदर आने लगेगा सेल में और सेल का इलोंगेशन होने लगेगा। दिस इज कंप्लीट प्रोसेस, दिस इज द एनलार्जमेंट मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सिन। ठीक है, दिस इज मोड ऑफ एक्शन, इसको आप समझ लेना कैसे काम कर रहा है। अब ये आपका इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द फिजियोलॉजिकल इंपैक्ट ऑफ ऑक्सिन। तो सबसे पहला जो हमारा है वो है सेल इलोंगेटेड इलोंगेशन एंड सेल डिवीजन। उसके बाद ये सेल डिवीजन को प्रमोट करता है कैम्बियम रीजन में, यानी वेस्कुलेचर को प्रमोट करेगा। आपको 5-6 इसके जो फिजियोलॉजिकल इंपैक्ट हैं वो पता होना चाहिए। पहला ये सेल इलोंगेशन एंड सेल डिवीजन, इसमें स्पेशली आप कैम्बियम रीजन को देख लो। उसके बाद एपिकल डोमिनेंस, इसका तीसरा फिजियोलॉजिकल इंपैक्ट है। इसका मतलब ये होता है कि जो टॉप वाला पोर्शन है, ठीक है, एपिकल और टर्मिनल बर्ड ऑफ मिनोसल बर्ड आर वेरी एक्टिव व्हाइल द लैटरल बर्ड्स रिमेन इनएक्टिव। अब देख क्या होता है कि जब उसमें एपिकल डोमिनेंस जो टॉप वाला पोर्शन है, अगर ऑक्सिन का प्रॉपर सिंथेसिस है तो टॉप वाले का डेवलपमेंट ज्यादा होता रहेगा, यानी कि जो एपिकल पार्ट है वो हमेशा डोमिनेट करता है। दिस इज एपिकल डोमिनेंस। एंड फोटोट्रोपिज्म, यानी कि लाइट की तरफ मूवमेंट करना, जैसा कि मैंने आपको एवेनाई केस में बताया था। जियोट्रोपिज्म, यानी कि ग्रेविटी की तरफ मूवमेंट करना। ये सब एक एक पॉइंट्स हैं, इनको आप डिटेल पढ़ना, आपको आइडिया लग जाएगा। आपके क्लास नोट्स में ऑलरेडी मेंशन है ये। मैं फिजियोलॉजिकल इंपैक्ट की बात कर रहा हूँ। ऑक्सिन ऑल्सो प्ले रोल इन रूट इनिशिएशन, ऑक्सिन प्रिवेंट एब्सेशन एंड ऑक्सिन इंड्यूस्ड पार्थिनोकार्पी। ये इसके फिजियोलॉजिकल रोल है। 6-7 इनको आप याद कर लेना, ठीक है। और मैंने आपको टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट में बताया था कि ऑक्सिन प्रमोट राइजोजेनेसिस इन कैलस फॉर्मेशन, और उसके बाद ऑक्सिन प्रमोट फीमेलनेस। अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उस प्लांट्स के फीमेल होने के चांसेस ज्यादा है अगर मीडियम में ऑक्सिन ज्यादा है, ठीक है। अब एग्रीकल्चर में इसका क्या क्या यूज है, इसको हम फूड प्रोडक्शन के लिए भी यूज करते हैं पार्थिनोकार्पी में, इसको हम स्प्राउटिंग के लिए यूज करते हैं, इसको हम रूटिंग ऑफ कटिंग्स जो होती हैं उसमें भी यूज करते हैं। ये फर्दर फ्लावरिंग के लिए यूज करते हैं, हम प्री मैच्योर ड्रॉपिंग ऑफ फ्रूट रोकने के लिए करते हैं, इसको हम जर्मिनेशन के लिए करते हैं, फ्रूट सेटिंग के लिए करते हैं, फ्लावर की थिनिंग के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये सब जो जैसे 2,4-D है उसको हम विडिसाइड की तरह यूज करते हैं और टिश्यू कल्चर का एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। तो आपको क्या करना है ना कि ये जिबरेलिन है नेक्स्ट हार्मोन। आपको ऑक्सिन में क्या पढ़ना है, ऑक्सिन का डेफिनेशन, ऑक्सिन का थोड़ा सा हिस्ट्री, कैसे उसकी डिस्कवरी हुई, ऑक्सिन बनता कहाँ है, कैसे बनता है, ऑक्सिन का काम क्या है, ठीक है, और ऑक्सिन का स्ट्रक्चर क्या है। ये सिर्फ 4-5 चीजें आपको ऑक्सिन में पढ़नी है। शाम को आप लोग क्या करोगे कि जो भी मैंने आपको ऑक्सिन अभी मैंने पढ़ाया उससे रिलेटेड नोट्स मैंने आपको ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, उसको कॉपी करके आप अपने नोट्स को व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करना। फिर हम फ्राइडे को जिब्रेलिन पे डिस्कशन करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। ऑक्सिन में कोई और प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर लेना, हम वहाँ बात करते हैं।